जय श्री राम मित्रों, मैं रघुवीर सिंह जाडेजा, हिंदू युवा संगठन भारत, आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है, आज जिस कारण हम लाइव आए हैं वह कारण एक आवाज को जो दबाने का प्रयास हो रहा है, वो आवाज ना दबे, इस हेतु से हम लाइव आए हैं। हम लाइव आए हैं सत्य के लिए। हम लाइव आए हैं एक ऐसे युवा के समर्थन के लिए जो निस्वार्थ भाव से अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, अपने क्षेत्र वासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, और जो अपने क्षेत्र में खेती का नुकसान हो रहा है उस नुकसान को रोकने के लिए आवाज उठाता है। और उस आवाज को दबाने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन उस युवा के ऊपर हदपारी या तड़ीपार करके उस युवा की आवाज को जो दबाने का प्रयास करती है, उस युवा की आवाज ना दबे, इस हेतु से आज हिंदू युवा संगठन की तरफ से मैं लाइव आया हूं। हमारे दीपक भाई आहिर जो कि किडाणा के हैं, जिनको शंभू भाई भी कहा जाता है, शंभू भाई के ऊपर 2 दिन पहले कच्छ जिले से उनको हदपार किया गया है, उनको तड़ीपार किया गया है। उनका दोष केवल इतना था कि उनके क्षेत्र में एक साल नाम की कंपनी है जो किडाणा और भारापर की जो सीमा है, जो जमीनी जो रेवेन्यू सीमा है, उस सीमा में है। और उस कंपनी की वजह से आसपास में विपुल प्रमाण में प्रदूषण फैल रहा है और खेती खत्म हो चुकी है। उस विषय को लेकर जो ये हमारे शंभू भाई, ये हमारे जो दीपक भाई थे, वो निरंतर आवाज उठा रहे थे, क्योंकि सवाल उनके गांव के स्वास्थ्य का था, सवाल उनके गांव के आसपास की खेती का था। इस विषय को लेकर वो अक्सर कंपनी के विरुद्ध आवाज उठाते थे, लेकिन जो परंपरा से होता आया है वही दीपक भाई के साथ हुआ। कंपनी ने प्रशासन को माध्यम बनाकर दीपक भाई के ऊपर एफआईआर की और उनको हदपार किया गया। कच्छ जिले से उनको हदपार करके मोरबी जिले में छोड़ा गया। आप सोचिए कि एक जागरूक युवा, एक प्रतिष्ठित युवा जो अपना एनुअल 12 से 13 करोड़ का टर्नओवर है उसकी कंपनी का, जो निरंतर रिटर्न भी भर रहे हैं, मतलब सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं, और जहां पर अपने गांव के लिए आवाज उठाने का समय आता है वहां पर वो आवाज उठाते हैं। तो उस आवाज को दबाने के लिए इस कंपनी ने कहीं ना कहीं प्रशासन को माध्यम बनाकर दीपक भाई की आवाज को दबाने का जो प्रयास किया है, वो आवाज ना दबे। कोई भी राष्ट्रवादी युवा अपने आप को अकेला ना समझे, कोई भी धर्मवादी युवा अपने आप को अकेला ना समझे। इसलिए आज हिंदू युवा संगठन ऐसे युवाओं को पूर्ण समर्थन देता है। और इस लाइव के माध्यम से मैं प्रत्येक युवा को कहना चाहूंगा कि अगर आप सत्य के लिए आवाज उठा रहे हैं, अगर आप राष्ट्र के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो हिंदू युवा संगठन सदैव आपके साथ खड़ा है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हो या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु आपका लक्ष्य और ध्येय अगर राष्ट्र, धर्म और समाज रहेगा तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और आज हम दीपक भाई के साथ खड़े हैं। 2 दिनों से सोशल मीडिया में भरपूर दीपक भाई के लिए आवाज उठाई जा रही है। अगर इस तरह से राष्ट्रवादी युवाओं को ऐसे कानूनी दांवपेच में फंसाकर उनकी आवाज को अगर दबाने का प्रयास किया जाएगा, तो आप बताइए कि राष्ट्र के लिए कौन बोलेगा, अपने हितों के लिए कौन बोलेगा। और भारत का जो बंधारण है वो प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि जब नागरिकों के अधिकार का हनन होता हो, जब एक सिंगल व्यक्ति के भी कानूनन अधिकार, बंधारणीय अधिकारों का हनन होता हो तो उस व्यक्ति को अपने लिए आवाज उठाने का, अपने समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए और अपने धर्म के लिए आवाज उठाने का पूर्ण अधिकार भारत का बंधारण देता है। उसी भारतीय बंधारण के अधिकार का उपयोग करते हुए अगर दीपक भाई ने प्रदूषण फैलाने वाली साल कंपनी के विरुद्ध आवाज उठाई, तो दीपक भाई ने क्या गलत किया?
अपने स्वास्थ्य की चिंता करना भी कानूनन अपराध है? बहुत बड़ा विषय है ये। यह मात्र एक व्यक्ति का हद पार होना नहीं है, यह भविष्य के लिए प्रत्येक युवा की आवाज को दबाने का एक माध्यम है कि आज अगर दीपक भाई दब गए तो कल कोई नहीं बोलेगा और ये कंपनियां या प्राइवेट कंपनियां मनमानी करती रहेंगी। हम औद्योगिकरण के समर्थक हैं। इन कंपनियों के आने से कच्छ में बहुत सारा रोजगार खड़ा हुआ है, काफी युवा रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, इसके हम विरोधी नहीं हैं। किंतु जहां सवाल मानवता का हो, अभी मैंने प्रधानमंत्री जी को कुछ 2 दिन पहले ही सुना, उन्होंने कहा कि मानवता का दमन करके हम औद्योगिकरण या हम विकास करना नहीं चाहते। तो यहां पर मानवता का दमन करके अगर कोई कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है तो वो तो कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी विरोध है कि जहां लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है वहां कंपनी कुछ सरकारी नुमाइंदों को अपनी फेवर में करके, कुछ सरकारी नुमाइंदों को अपने साथ लेकर अगर इस तरह से दीपक भाई के साथ अन्याय करती है तो यह ठीक नहीं है। अगर स्थानिक किडाणा के निवासी आज पराये हो जाते हैं और बाहर से आई हुई कंपनी जिसका कार्य केवल और केवल पैसे बनाना है, जिसका कार्य ना राष्ट्र के लिए है, ना धर्म के लिए है, ना लोगों की सुखाकारी के लिए है, फिर गांव का व्यक्ति आज पराया हो गया है और बाहर से आई हुई कंपनी आज अगर प्रशासन को अपनी लगने लगी है तो यह कहीं ना कहीं किडाणा गांव के लोगों का और दीपक भाई का जो 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 उनके नागरिकों के, जो नागरिक होने के उनके मौलिक अधिकार है, उनका भी हनन है। दीपक भाई की कोई भी कानूनन ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि उनको हद पार किया जाए। हद पार किसको किया जाता है, उसका क्या प्रावधान क्या है हद पार का? क्या दीपक भाई पहले कोई दारू का कोई ऐसा कार्य करते थे? क्या दीपक भाई की हिस्ट्री क्रिमिनल है? क्या इससे पहले कोई दीपक भाई के ऊपर केस है? दीपक भाई किडाणा गांव के प्रतिष्ठित नागरिक हैं और निरंतर कई वर्षों से राष्ट्र की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं। अब दीपक भाई किस पक्ष से जुड़े हुए हैं हम उस विषय में हम नहीं जाएंगे। अगर दीपक भाई किसी राजकीय पॉलिटिकल अलग किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो वह दीपक भाई का व्यू होता है, लेकिन इस तरह से दीपक भाई की आवाज को दबाना यह कतई स्वीकार्य नहीं है। मैं यहां से गुजरात सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा, हिंदू युवा संगठन की तरफ से, कि हमारे प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए, युवाओं को देश की राजनीति में आगे आना चाहिए, लेकिन गुजरात में उल्टी गंगा बह रही है। जो भी युवा राष्ट्र की बात करता है, जो भी युवा धन की बात करता है, जो भी युवा राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध जब आवाज उठाता है तो गुजरात में उस आवाज को दबाया जाता है। उस आवाज को कानून को ढाल बनाकर, कानून के दांवपेच में फंसाकर उस आवाज को दबाने का निरंतर प्रयास जब गुजरात में हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहां पर भी नरेंद्र भाई मोदी का विरोध हो रहा है। अगर युवाओं को इस तरह से आप दबा दोगे तो युवा कैसे आएगा राजनीति में? युवा कैसे राष्ट्र का भला करेगा? कौन बोलेगा राष्ट्र के लिए? कौन बोलेगा अपने गांव के लिए? कौन बोलेगा अपने शहर के लिए? हर एक व्यक्ति को अगर आप राजनीतिक चश्मे से देखोगे तो यह क्या ठीक है? क्या यह लोकतंत्र का हनन नहीं है? क्या यह नागरिकों के मूलभूत अधिकार का हनन नहीं है? तो यहां से जितने भी राष्ट्रवादी युवा, जितने भी धर्मवादी हिंदूवादी युवा मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि यह केवल दीपक भाई का विषय नहीं है। यह विषय आपका है, यह विषय मेरा है। मैं भी इस परिस्थिति से गुजर चुका हूं, मैं भी इस परिस्थिति से पसार हो चुका हूं। कच्छ में औद्योगिकरण के नाम पर कैसे विंड फार्म कंपनियां मनमानी कर रही है। रोज मोर मरते हैं, रोज गाय माता कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट से मरती है, कहीं ना कहीं किसी किसान की जमीन को दबाया जाता है, जबरदस्ती ये कंपनियां उनकी जमीनों में घुस जाती है। क्या करे किसान, क्या करे आप बताइए? अगर मेरा खेत किसी विंड फार्म कंपनी के बीच में आता है, मैं नहीं देना चाहता, मैं निर्बल हूं, तो मेरी आवाज को कोई नहीं सुनता, क्योंकि कहीं ना कहीं
चुने हुए नेताओं के नुमाइंदे, कहीं ना कहीं चुने हुए नेताओं के लोग इन्हीं कंपनियों की दलाली में जब लगे हैं तो आम लोगों की बात कौन सुनेगा। तब यहां से मैं सरकार को यह कहना चाहूंगा कि आप कहीं ना कहीं इन कंपनियों का फेवर करके अपने विरुद्ध एक जन समुदाय को, एक पूरे युवा वर्ग को आप अपने विरुद्ध प्रोत्साहित कर रहे हो। आज का युवा, भारत का हिंदू युवा राष्ट्रवादी है। वो जय श्री राम का नारा लगाता है। जय श्री राम का नारा लगाने का अर्थ आप समझ सकते हो कि वो पूर्ण रूप से राष्ट्रवाद की विचार से लबालब है। वो पूर्ण रूप से राष्ट्रवाद की विचारधारा का समर्थक है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए, गुजरात सरकार में बैठे हुए कुछ स्वार्थी नेता, कुछ ऐसे नेता जिनको केवल अपने भविष्य की चिंता नहीं है, अपने वंशजों के भविष्य की भी चिंता है, वह नेता कच्छ के युवाओं का, गुजरात के युवाओं की आवाज को दबाने का निरंतर प्रयास करते हैं। अपनी राजकीय शक्ति से, अपनी राजकीय ताकत से, अपने राजकीय पदों का उपयोग करके वो कहीं ना कहीं युवाओं को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप युवा को खत्म नहीं कर रहे हो, आप राष्ट्रवादी विचारधारा को खत्म नहीं कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी तत्वों को मजबूत कर रहे हो। क्योंकि अगर राष्ट्र के लिए बोलने वाले लोग ही घर में बैठ जाएंगे तो फिर कौन बोलेगा? फिर तो राष्ट्र विरोधी तत्व ही बोलेंगे, उनको ही प्रोत्साहित किया जाएगा। आप पूर्व कच्छ की परिस्थिति देखिए। आज दीपक भाई अपने घर परिवार से अलग है। आज मोरबी में, यहां से 300 किलोमीटर दूर मोरबी में वो बैठा है, अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी धर्मपत्नी को, अपने माँ बाप को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर वहां बैठा है। उनका दोष केवल इतना था कि उन्होंने अपने गांव के लिए आवाज उठाई। लेकिन पूर्व कच्छ में निरंतर चोरियां होती है, निरंतर मर्डर होते हैं, निरंतर चीटिंग होती है। आज जो असामाजिक कार्य है वो पूर्व कच्छ में पूर्ण रूप से खिले हुए हैं। जैसे प्रशासन का कोई डर नहीं, ऐसे गुना से भरपूर इतिहास वाले लोग कॉलर खड़े करके घूम रहे हैं, और जिसने अपने समुदाय के लिए आवाज उठाई उसको हदपार किया जा रहा है। तो यह क्या नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं है? ये किस तरफ हम जा रहे हैं? यहां से मैं पूर्व कच्छ के प्रशासन को भी कहना चाहूंगा कि आइए, गांधीधाम में किस तरह से क्राइम बढ़ रहा है। रोज हिंदू बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लोगों के वाहनों से चोरियां हो रही हैं, लोगों के मकानों से चोरियां हो रही हैं। जितने भी अवैध धंधे हैं वो सारे के सारे गांधीधाम और उसके आसपास हो रहे हैं। इनमें से तो आपने किसी को भी, ऐसे किसी गुनहगार को आपने आज तक हद पार नहीं किया, ना किसी को पासा में भेजा है। एक एक व्यक्ति के ऊपर 15, 20, 25 पुलिस स्टेशन के में केस लगे हुए हैं। वो लोग आज आराम से घूम रहे हैं। और जो व्यक्ति प्रतिष्ठित है, जो समाज में इज्जत रखता है, समाज में सम्मान रखता है, उसको आप हद पार कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा है, यह कहीं ना कहीं तुष्टीकरण हो रहा है, और तुष्टीकरण की राजनीति यहां स्पष्ट रूप से दिख रही है। तो यह योग्य नहीं है। जब जय श्री राम का नारा लगाने वाला कोई व्यक्ति अपने लिए विकल्प ढूंढता है, तो यहां पर सरकार के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या तीसरे विकल्प के लिए हम तैयार हो जाएं?